शुरुआती दृश्य में टेरेंजियो नाम का एक आदमी ब्राजील के एक हवाई अड्डे पर जाता है। वो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है और जल्दी में है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि वो एक उड़ान याद कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे आगे नहीं हो सकती। वो पश्चिम के किसी भी टिकट के लिए हेल्प डेस्क से पूछता है, लेकिन पता चलता है कि निकटतम 2 घंटे बाद है। फिर भी वो सिर्फ टर्मिनल पार करने के लिए टिकट खरीदता है। उसी हवाई अड्डे पर एक प्रसिद्ध प्रभावकार इनेस न्यू में एक मित्र के साथ वीडियो चैट कर रहा है। यॉक जब अचानक उसका दम घुटता है और वो बेहोश हो जाती है। इनेस चिंतित है, खासकर जब से वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। बाहर टीवी देख रहे लोग देखते हैं कि टीवी रिपोर्टर और लाइव शो होस्ट कैमरे के सामने से निकल गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों की एक पूरी गली जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। दर्शकों को लगता है कि यह किसी तरह का मजाक होना चाहिए, टेरेंजियो को छोड़कर, जो जानता है कि क्या चल रहा है। वो कहता है कि यह उसके लिए कार्य करने का समय है और टर्मिनल पर जाता है। जब एक गार्ड विचलित होता है, तो टेरेंजियो उसकी बंदूक छीन लेता है और सभी को उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है। वो एक उड़ान के लिए भागता है जो कुछ ही मिनटों में मास्को के लिए उड़ान भरने वाली है। जब वो अंदर आता है और बंदूक की नोक पर सभी को पकड़ता है तो केवल कुछ यात्री ही उड़ान भरते हैं। पायलट लापता है और सह पायलट मैथ्यू आतंकवादी की मदद नहीं करना चाहता। जैसे ही वे बंदूक के लिए लड़ते हैं, शुरुआती दृश्य में टेरेंजियो नाम का एक आदमी ब्राजील के एक हवाई अड्डे पर जाता है। वो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ है और जल्दी में है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि वो एक उड़ान याद कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे आगे नहीं हो सकती। वो पश्चिम के किसी भी टिकट के लिए हेल्प डेस्क से पूछता है, लेकिन पता चलता है कि निकटतम 2 घंटे बाद है। फिर भी वो सिर्फ टर्मिनल पार करने के लिए टिकट खरीदता है। उसी हवाई अड्डे पर एक प्रसिद्ध प्रभावकार इनेस न्यू में एक मित्र के साथ वीडियो चैट कर रहा है। यॉक जब अचानक उसका दम घुटता है और वो बेहोश हो जाती है। इनेस चिंतित है, खासकर जब से वो उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती। बाहर टीवी देख रहे लोग देखते हैं कि टीवी रिपोर्टर और लाइव शो होस्ट कैमरे के सामने से निकल गए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि लोगों की एक पूरी गली जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी है। दर्शकों को लगता है कि यह किसी तरह का मजाक होना चाहिए, टेरेंजियो को छोड़कर, जो जानता है कि क्या चल रहा है। वो कहता है कि यह उसके लिए कार्य करने का समय है और टर्मिनल पर जाता है। जब एक गार्ड विचलित होता है, तो टेरेंजियो उसकी बंदूक छीन लेता है और सभी को उसके रास्ते से हटने के लिए कहता है। वो एक उड़ान के लिए भागता है जो कुछ ही मिनटों में मास्को के लिए उड़ान भरने वाली है। जब वो अंदर आता है और बंदूक की नोक पर सभी को पकड़ता है तो केवल कुछ यात्री ही उड़ान भरते हैं। पायलट लापता है और सह पायलट मैथ्यू आतंकवादी की मदद नहीं करना चाहता। जैसे ही वे बंदूक के लिए लड़ते हैं, एक गोली मैथ्यू की हथेली में लग जाती है और उसे घायल कर देती है। बाहर यात्री घबरा जाते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट गैब्रिएल उन्हें शांत रखने की कोशिश करती है। टेरेंजियो कॉकपिट से बाहर आता है, पूछता है कि क्या बोर्ड पर कोई पायलट है। सिल्वी नाम की एक महिला उठती है, हालांकि वो केवल एक सेवानिवृत्त हेलीकॉप्टर पायलट है। टेरेंजियो के आदेश के तहत वो और मैथ्यू अन्य सभी यात्रियों के साथ उड़ान भरते हैं। बुलेट की वजह से एवियोनिक्स टूट गया है और इसके परिणामस्वरूप विमान से कोई भी बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकता है। जब विमान हवाई होता है, तो सिल्वी और मैथ्यू टेरेंजियो के साथ तर्क करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आदमी अडिग रहता है। वो कहता है कि वो नाटो को सौंपा गया एक अधिकारी है और कुछ ऐसा जानता है जो वे नहीं जानते। आग्रह करने पर वो बताता है कि सूर्य की किरणें घातक हो गई हैं। अगले दिन से सूर्योदय सभी को मारने वाला है, यहाँ तक कि जो लोग घर के अंदर रहते हैं। ये जापान और कोरिया जैसे पूर्वी देशों में पहले ही शुरू हो चुका है, और अगर सूर्योदय उनके साथ हो जाता है तो विमान अगला लक्ष्य होगा। मैथ्यू और सिल्वी उस पर विश्वास नहीं करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है। टेरेंजियो भी स्वीकार करता है कि वो एक बेवकूफ की तरह लग सकता है, लेकिन दावा करता है कि वह नहीं है। मैथ्यू के हाथ से काफी खून बह रहा है, जो लंबे समय में समस्या का कारण बन सकता है।
लॉरा नाम के यात्रियों में से एक, डिमेंशिया वाले एक बूढ़े व्यक्ति के लिए होम हेल्थ नर्स है। वो बोर्ड पर एकमात्र चिकित्सा पेशेवर हैं, इसलिए वो पायलट की मदद करने की जिम्मेदारी लेती हैं। घाव को बंद करने के लिए उनके पास कोई सिलाई किट नहीं है, इसलिए वे गर्म चाकू का इस्तेमाल करते हैं। मैथ्यू दर्द में चिल्लाता है और यात्री और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। मैथ्यू जानता है कि अगर उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया तो सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो उन्हें बताता है कि मूल गंतव्य के लिए अपना रास्ता जारी रखने से पहले वे टेरेंजियो की इच्छा के अनुसार एक अलग स्थान पर उतरेंगे। मैथ्यू को उम्मीद है कि बंदूक की नोक पर लिए जाने के बाद से फाइटर जेट उन्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी कारण से सिल्वी को ऐसा लगता है कि वे अपने दम पर हैं। अयाज नाम के एक यात्री ने उन्हें सूरज के बारे में बात करते सुना है और उन्हें शक है कि पायलट उनसे झूठ बोल रहा है। अचानक एक अरब यात्री को खांसी आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अयाज उसकी मदद करने का नाटक करता है और फिर इस प्रक्रिया में टेरेंजियो की बंदूक छीन लेता है। अयाज के आदेश पर टेरेंजियो को शौचालय के अंदर बंद कर दिया गया है और मैथ्यू को सच बताने के लिए कहा गया है। पायलट ने खुलासा किया कि वे आइसलैंड में उतर रहे हैं क्योंकि टेरेंजियो कहीं पश्चिम जाना चाहता था। वहां पुलिस आतंकवादी को गिरफ्तार करेगी और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। वो उन्हें सूरज के बारे में भी बताता है और कैसे टेरेंजियो सोचता है कि यह लोगों को मार डालेगा। इससे यात्रियों में हड़कंप मच जाता है। वे विमान में सवार होने से पहले घटित अजीब चीजों को याद करने लगते हैं और अपने परिवारों के बारे में चिंतित हो जाते हैं। मैथ्यू सभी को शांत करता है और कप्तान के रूप में उन सभी को बचाने की जिम्मेदारी लेता है। थोड़ी देर बाद वो आइसलैंड में एक हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश करता है, लेकिन यातायात नियंत्रण से कोई संकेत नहीं मिलता है। जब वे जमीन को करीब से देख सकते हैं तो उन्होंने देखा कि कई हवाई जहाज एक दूसरे से टकरा गए हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। वे अंत में दर्ज करते हैं कि टेरेंजियो सच कह रहा था, लेकिन चूंकि रनवे अवरुद्ध है इसलिए वे उतर नहीं सकते। स्कॉटलैंड के लिए थोड़ा सा पश्चिम में उड़ान भरने के लिए विमान में केवल पर्याप्त ईंधन है, इसलिए कप्तान ऐसा करने का फैसला करता है और सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा करता है। वो टेरेंजियो को शौचालय से बाहर लाता है ताकि वो आदमी सबको बता सके कि क्या हो रहा है। वो खुलासा करता है कि उसने अपने वरिष्ठ की बातचीत को सुनकर सूरज के बारे में पता लगाया। वो नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है या ये जल्द ही कभी भी बंद हो जाएगा। वो केवल इतना जानता है कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें सूर्योदय से दूर उड़ना होगा। इस बीच वो अरब व्यक्ति जो पहले निकल चुका था अभी भी फर्श पर है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उन्हें कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। अपनी अंतिम सांसों के साथ वो कहता है कि उसने हीरों को निगल लिया। नज लॉरा उसकी गांड से हीरे निकालने की पूरी कोशिश करती है, मेरा मतलब है कि उसे बचाना है, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार जाती हैं। उसी समय वे स्कॉटलैंड में एक आपातकालीन लैंडिंग से गुजरते हैं, जहां मैथ्यू विमान को दीवार से टकराने से कुछ सेकंड दूर रोक देता है। वे बाहर जाते हैं और उनके फोन पर उनके प्रियजनों के नोटिफिकेशन बजने लगते हैं। इंटरनेट घातक धूप के बारे में खबरों से भरा पड़ा है। आधी दुनिया मर चुकी है और बाकी आधी अपनी मौत का इंतजार कर रही है। हवाई अड्डा खाली है क्योंकि हर कोई जिसे भागने का मौका मिला था वह भाग गया है और अन्य अंधेरी जगहों में छिपे हुए हैं। उम्मीद है कि यह उनकी रक्षा करेगा। हालांकि खबरें बताती हैं कि बंकरों के अंदर भी लोग मर रहे हैं। अचानक 3 आरएएफ सैनिकों ने उनसे मदद मांगी। सूर्योदय से पहले उनके पास केवल 45 मिनट हैं, इसलिए वे महत्वपूर्ण आपूर्ति एकत्र करने और पश्चिम की ओर उड़ने का निर्णय लेते हैं। यात्रियों में से एक विमान इंजीनियर जेकब है। वो उसे बचाने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी के पास वापस जाना चाहता है, लेकिन यात्रियों की समग्र सुरक्षा के लिए उसे पीछे हटने के लिए कहा जाता है। आपूर्ति इकट्ठा करने और हवाई जहाज के टैंक को भरने के बाद वे एक बार और उड़ान भरते हैं। सैनिकों में से एक पायलट है और सुझाव देता है कि वे भूमध्य रेखा से दूर उड़ते हैं ताकि सूरज उन्हें तेजी से पकड़ने से बच सके। उनका अगला पड़ाव कनाडा है, जहां वे फिर से हवाई जहाज में ईंधन भरेंगे और रेडियो ठीक करेंगे।
थोड़ी देर बाद इंटरनेट ठीक हो गया और सभी के फोन बजने लगे। वे अपने प्रियजनों से अंतिम संदेश प्राप्त करते हैं जिनकी ब्रसल्स में पहले ही मृत्यु हो चुकी है। फिर एक आदमी को एक लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि आपदा का कारण सूर्य की ध्रुवता है। हॉस्ट नाम का एक अन्य यात्री जलवायु विशेषज्ञ है और वह जानता है कि सूर्य की ध्रुवता क्या होती है। वो बताते हैं कि हर 11 साल में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र उलट जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। इसका दुनिया पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए ज्यादा शोध नहीं किया गया है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में उत्क्रमण की तीव्रता कमजोर होती जा रही थी। इस वजह से हॉस्ट को लगता है कि दूसरी दिशा में उत्क्रमण कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। अगर वो जो कह रहा है वो सच है, तो सूरज जहां भी गिरता है, पृथ्वी गामा किरणों से फट रही है। यही वजह है कि लोग तुरंत मर रहे हैं। उनके पास सिद्धांत को साबित करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि लेख प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक भी शायद सभी मर चुके हैं। लेकिन फिर अयाज को एक समाचार रिपोर्ट मिलती है जिसमें कहा गया है कि जिन RAF के सैनिकों को उन्होंने उठाया था, वे वास्तव में अफगानिस्तान के आतंकवादी हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हवाई अड्डे पर उनके देश वापस लाया जा रहा था। बाहर उनमें से एक बहस में पड़ जाता है और डिमेंशिया से पीड़ित बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे देता है। यह उसकी मृत्यु का कारण बनता है और आतंकवादी को यात्री की अस्वीकृति प्राप्त करता है। आतंकवादी होना अच्छा है, लेकिन बूढ़े लोगों को धकेलना? छैला। वो मैथ्यू को समाचार रिपोर्ट के बारे में बताता है और दोनों कनाडा में उतरने पर आतंकवादियों को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ मिनट बाद वे उतरते हैं और सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय होता है। धूप के कई शिकार शहर के आसपास पड़े हैं। आतंकवादियों को निकटतम दुकान में मरम्मत रेडियो भागों की तलाश करने के लिए कहा जाता है। वे सहमत हैं, लेकिन गैब्रियल और जेकब को अपने साथ ले जाने पर जोर देते हैं। समस्या यह है कि याकूब योजना के बारे में जानता है, लेकिन गैब्रियल नहीं। इसलिए जब वे दुकान में होते हैं और जेकब आतंकवादियों को एक कमरे में बंद कर देता है, गैब्रियल उसके साथ आने से मना कर देता है। जेकब उसे समझाने में कोई समय बर्बाद नहीं करता। अंत में वो आतंकवादियों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान इसे हवाई अड्डे पर बनाता है, लेकिन गैब्रियल को शहर में वापस छोड़ दिया जाता है। हवाई जहाज उसके बिना उड़ान भरता है। आतंकवादी इसका पीछा करते हैं और एक खिड़की को गोली मारने में सक्षम होते हैं। सौभाग्य से यात्रियों के लिए ये केवल एक दरार पैदा करता है, इसलिए यदि वे एक स्तर की ऊंचाई बनाए रखते हैं तो ये टूटेगा नहीं। डोमिनिक नाम का एक गंभीर रूप से बीमार बच्चा भी उड़ान में है। अयाज उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अतिसंरक्षित मां ज़ारा उस आदमी को चले जाने के लिए कहती है। अचानक उन्हें हवाई में किसी का रेडियो सिग्नल मिलता है। बातचीत बीच में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन वे मान लेते हैं कि बचे हुए कुछ लोग पानी के नीचे बंकर में रह रहे हैं। यही वजह है कि वे जीवित हैं। मैथ्यू जल्द से जल्द हवाई के लिए रवाना होना चाहता है, लेकिन सिल्वी सोचता है कि एक अस्पष्ट संदेश के कारण वहां जाना बेवकूफी होगी। इस बीच टेरेंजियो गुस्से में है कि कप्तान को सभी निर्णय लेने का अधिकार है। वो विरोध करता है और हर कोई एक समझौते पर आता है कि वे अभी से निर्णय लेने के लिए मतदान करेंगे। जब चीजें शांत होने लगती हैं, उसी समय कई अलार्म बजते हैं जो विमान की खराबी का संकेत देते हैं। समस्याओं का विश्लेषण करने पर मैथ्यू को पता चलता है कि आतंकवादियों में से एक जो पहले विमान का पीछा कर रहा था, उसने किसी तरह खुद को लैंडिंग गियर से जोड़ लिया। अगर वो वहां रहता है तो वे उतर नहीं पाएंगे। इसलिए मैथ्यू जितना संभव हो उतना ऊंचा उड़ने का फैसला करता है ताकि तापमान और ऑक्सीजन की कमी उसे नीचे ले जाए। हालांकि वो टूटी हुई खिड़की पर विचार करने में विफल रहता है। दबाव के अंतर के कारण ये टूट जाता है, जिससे विमान के अंदर अराजकता पैदा हो जाती है। जैसे ही यात्री प्रभाव के लिए खुद को तैयार करते हैं, चीजें आकाश में उड़ जाती हैं। मैथ्यू जल्दी से विमान को कम ऊंचाई पर ले आता है और जेकब कुछ समय के लिए खिड़की बंद करने के लिए एक लकड़ी के बोर्ड का उपयोग करता है। हर कोई शांत हो जाता है, लेकिन डोमिनिक को सांस लेने में परेशानी होती है क्योंकि उसकी सांस की नली उड़ गई।
अयाज एक योजना के बारे में सोचता है और श्वसन नली बनाने के लिए ऑक्सीजन पाइप का उपयोग करता है। ज़ारा शुक्रगुजार और शर्मिंदा है कि वो पहले अयाज के साथ बुरा व्यवहार करती थी। कप्तान सभी को बताता है कि हवाई अब कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वे इस ऊंचाई पर समय पर वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे व्यावहारिक विकल्प अलास्का के एक द्वीप अटू में उतरना होगा। इसके अलावा अशांति फांसी के आतंकवादी से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं थी। यह आदमी सुपरमैन होगा यदि वो एक आतंकवादी नहीं होता। अयाज, जेकब और टेरेंजियो अंडरकरेज में जाते हैं और उसे देखने के लिए विमान के फर्श पर एक छेद बनाते हैं। टेरेंजियो अपनी बंदूक का उपयोग अंधेरे में इंगित करने के लिए करता है, लेकिन अपराधी उसे खींच लेता है और लगभग उसे मार डालता है। सौभाग्य से अयाज उसके बचाव में आता है और आतंकवादी को मार गिराता है। यात्रियों को पता चलने से पहले कि वो अरब यात्री की मृत्यु का कारण था, वो कुछ मिनटों के लिए उनका नायक बन जाता है। वे उसके शरीर को वापस कनाडा में दफनाते हैं, जहां एक आदमी ने देखा कि अयाज ने अपना पेट काट लिया है। अयाज कबूल करता है कि वो एक जालसाज है जो ब्रसल्स से मॉस्को तक हीरों की तस्करी कर रहा था। अरब व्यक्ति के शरीर में हीरे उसकी सहमति से थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसने घबराए हुए निर्देशों का पालन नहीं किया। स्वीकारोक्ति सुनने पर कुछ यात्री विरोध करते हैं कि अयाज को आतंकवादियों की तरह छोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन समग्र वोट अयाज के पक्ष में पड़ता है। नतीजतन उसे एवियोनिक्स बे में हथकड़ी लगाई जाती है। निम्नलिखित दृश्य में वे अलास्का में उतरते हैं और उड़ान भरने से पहले टैंक को फिर से भरते हैं। एक बार हवा में उड़ जाने पर जलवायु विज्ञानी हॉस्ट को कुछ अजीब सा पता चलता है। कनाडा में उन्होंने जो फल उठाए उनका स्वाद ऐसा था जैसे उनका कोई स्वाद ही नहीं है। वो सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गामा किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि वे भोजन की परमाणु संरचना को फिर से तैयार कर रही हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इससे खाने की पौष्टिकता कम हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही हफ्तों में वे भूखे मर जाएंगे। इस फिल्म में विज्ञान नियंत्रण से बाहर बकवास है। मैथ्यू खतरे को स्वीकार करता है, लेकिन दावा करता है कि उनकी प्राथमिक चिंता सूरज से दूर भागना होनी चाहिए। उसने पिछले कुछ घंटों में खुद पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया है। सिल्वी उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाता है, जो उसके सामान्य स्व के विपरीत है। यात्री उसे आराम करने और कॉकपिट के बाहर लाने के लिए मजबूर करने का फैसला करते हैं। हालांकि नाराज, मैथ्यू अगले कुछ घंटों के लिए सोने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद वे रेडियो पर एक और संकेत चुनते हैं और दो पक्षों को बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन समूह केवल उन्हें स्टारा 17 कहते हुए सुनता है। वे जल्द ही यह पता लगा लेते हैं कि फोन पर बात करने वाला व्यक्ति अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री है। वे चौंक जाते हैं कि ऐसा कोई जीवित है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि वह नियंत्रण कक्ष से बात कर रहा है, जो पृथ्वी पर है। जीवित रहने की नई उम्मीद के साथ वे ब्रसल्स में नाटो मुख्यालय जाने का फैसला करते हैं, जहां से ये सब शुरू हुआ था। इस दर पर ब्रसल्स में उतरने के बाद उनके पास सूरज निकलने तक 4 घंटे का समय होगा। इसलिए उन्हें मुख्यालय में गुप्त बंकर के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। टेरेंजियो की मदद। बाहर लॉरा मैथ्यू को शौचालय में बेहोश पाता है। ये पता चला है कि उसकी हथेली पर लगी चोट संक्रमित हो गई है और रक्त विषाक्तता का कारण बनी है। इस वजह से वह पहले की तरह ही काम कर रहा था। समस्या को हल करने के लिए उन्हें संक्रमित ऊतक को काटना पड़ता है। लॉरा का कहना है कि अगर वे अस्पताल पहुंचने में कामयाब रहे तो वो ब्रसल्स में ऑपरेशन कर सकती हैं। हालांकि मैथ्यू के बिना सिल्वी अपने दम पर विमान नहीं उतार सकती। यात्री उससे भीख मांगते हैं क्योंकि वो एक पायलट के सबसे करीब है, लेकिन वह जानती है कि वो केवल एक हेलीकॉप्टर ही उतार सकती है। हॉस्ट उसे समझाती है कि अगर उसने पहल नहीं की तो हर कोई मरने वाला है। उसके बाद सिल्वी को कुछ वीडियो देखने के लिए बनाया जाता है कि विमान को कैसे उतारा जाए। हालांकि जब उसे वास्तव में काम करना होता है तो वह घबरा जाती है। एक आक्रामक अशांति आती है और हर कोई सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करता है। अंत में वे एक अस्थिर लैंडिंग से गुजरते हैं, लेकिन इसके अलावा विमान और यात्री दोनों सुरक्षित हैं।
हर कोई सिल्वी के लिए ताली बजाता है और आपदा के बीच उपलब्धि के क्षण का आनंद लेता है। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अलग अलग कार्यों को करने के लिए 3 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। ईंधन भरने के लिए 2 आदमी हवाई अड्डे पर रुके हैं। ज़ारा, लॉरा और उसका समूह मैथ्यू को निकटतम अस्पताल में लाते हैं, जबकि टेरेंजियो, अयाज और रिक नाम का एक व्यक्ति नाटो मुख्यालय जाते हैं। अस्पताल में वे कई शवों को गलियारों को अवरुद्ध करते हुए पाते हैं। इससे लग रहा था कि लोगों को सूर्योदय से पहले मौत की सूचना मिल गई थी और वे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लॉरा सभी को अराजकता को अनदेखा करने और मैथ्यू को बचाने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश देती है। उसी समय ज़ारा अपने बेटे और दूसरों के लिए दवाओं से अपना थैला भरती है। इस बीच नाटो मुख्यालय में टेरेंजियो उन्हें सम्मेलन कक्ष दिखाता है, जहां उन्होंने पहली बार आपदा के बारे में सुना था। बचे हुए समय के साथ वे सभी कागजात नहीं देख सकते हैं, इसलिए रिक ये देखने का फैसला करता है कि निगरानी फुटेज में कुछ है या नहीं। जब वो दूर होता है, टेरेंजियो अयाज के तुर्की वंश का मजाक उड़ाता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। दुनिया के अंत में नस्लवाद जैसा कुछ नहीं है। वो गलती से अयाज को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और भारी खून बहता है। कहीं और रिक बल्गेरिया में एक बांध के नीचे बंकर के बारे में बात कर रहे अधिकारियों की रिकॉर्डिंग पाता है। जगह का नाम स्टारा 17 है। यही बात उन्होंने कुछ घंटे पहले रेडियो पर सुनी थी। इससे पहले कि वो लोगों के पास वापस जा पाता, टेरेंजियो उसके पास आता है और उसे बताता है कि अयाज पहले ही जा चुका है। रिक अयाज के शरीर को स्क्रीन पर खून से लथपथ देखता है, लेकिन बोलने से डरता है। सूर्योदय से आधा घंटा पहले सभी विमान में सवार हो जाते हैं। मैथ्यू अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन सर्जरी के बाद बेहतर महसूस कर रहा है। टेरेंजियो सभी को बताता है कि अयाज उनके सामने चला गया, लेकिन वे अब उसके लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। भारी मन से वे इंजन शुरू करते हैं, जब अचानक एक कार विमान के सामने रुक जाती है और अयाज बाहर आ जाता है। निम्नलिखित दृश्य में एवियोनिक्स बे में टेरेंजियो को हथकड़ी लगाई जा रही है। सिल्वी सभी को बताती है कि अगर बल्गेरिया की योजना काम नहीं करती है, तो उनके पास दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन या समय नहीं होगा। जब वे नीचे उतरेंगे, तो सभी को तैयार रहना होगा, क्योंकि बंकर की जगह तक गाड़ी चलाने के लिए उनके पास केवल 20 मिनट का समय होगा। अयाज शौचालय में है, जब अचानक उसे दौरे पड़ते हैं। ये केवल कुछ सेकंड के लिए रहता है और वह सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका बहुत अधिक खून बह गया है। हालांकि वह दूसरों को बताने से कतराता है। जब वह बाहर आता है, तो उससे पूछा जाता है कि वो टेरेंजियो के साथ क्या करना चाहता है। उसे मौत की सजा नहीं देना चाहता। वो उस आदमी को उनके साथ बंकर में आने की अनुमति देता है। थोड़ी देर बाद वे बल्गेरियाई हवाई अड्डे पर उतरते हैं और 2 अलग अलग वाहनों की सवारी करने वाले 2 समूहों में अलग हो जाते हैं। सिल्वी पहली कार चलाती है और आगे बढ़ती है, जबकि अयाज दूसरी कार चलाता है। रास्ते में उसे फिर से दौरा पड़ता है, जिससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। पहली कार पहले ही काफी दूर जा चुकी है और समूह के पास कम समय में टिके रहने का कोई रास्ता नहीं है। एक चौराहे पर सिल्वी दाहिनी ओर मुड़ती है और एक आधे खुले गेट पर पहुंचती है। एक यात्री इसे छूने की कोशिश करता है और बिजली की वजह से उड़ जाता है। इसके अलावा ये पता चला है कि गेट खुला रहने के लिए उन्हें एक बटन दबाना जारी रखना होगा। खुद को छुड़ाने के लिए टेरेंजियो दूसरों की प्रतीक्षा करने की पेशकश करता है, जबकि सिल्वी और समूह अंदर जाते हैं। जाने से पहले सिल्वी ने उसे स्टैंड पर हथकड़ी लगा दी ताकि वो उनके साथ विश्वासघात न करे। यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि दूसरे समूह के आने पर ही वो मुक्त होगा। हालांकि अयाज और समूह चौराहे पर बाएं मुड़ते हैं और बांध के दूसरी तरफ से समान गेट तक पहुंचते हैं। वे प्रवेश द्वार के ऊपर और बाहर चढ़ने के लिए अपने कपड़ों का उपयोग करते हैं। अंत में वे सभी बंकर के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं, भले ही उन्होंने अलग अलग निकास लिए हों। यात्रियों को अंततः सैन्य पुरुषों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो उनका अंदर स्वागत करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे यहाँ सुरक्षित हैं। टेरेंजियो अकेला रह गया है, भगवान से क्षमा मांग रहा है।
जैसे ही सूरज उगता है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए कहता है। अंत में वह भी मारा जाता है। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।